आज का हमारा वीडियो द स्क्विड गेम गार्ड्स को डेडिकेटेड है, जिन्होंने मैजेंटा कलर की यूनिफॉर्म और मास्क पहने हुए होते हैं, जिनके ऊपर प्लेस्टेशन गेम के बटन जैसी शेप बनी हुई होती है। यहाँ मैं एक क्विक गाइड देना चाहूँगा कि उनकी फैसिलिटी में क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेस एडवर्ड ब्राउन की वीडियो द गार्ड्स ऑफ द स्क्विड गेम से ली गई है, जिनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पहले गार्ड्स के स्टेटस के बारे में बात करते हैं। गार्ड्स जिनके मास्क के ऊपर स्क्वायर बना हुआ होता है, टॉप पे होते हैं, ट्रायंगल वाले मिडल और सर्कल वाले सबसे नीचे होते हैं। सर्कल मास्क वाले गार्ड्स का काम सबसे रिस्की होता है, जैसे कि पार्टिसिपेंट्स को ड्राइव करके इकट्ठे करना और अजीब सी ड्रेस डालना, जो कि पब्लिक का अटेंशन काफ़ी आसानी से खींच सकती है। इसी के साथ दूसरे प्लेयर्स और दूसरे गार्ड्स के लिए खाना बनाने का काम भी सर्कल मास्क वाले गार्ड्स का ही होता है। इसी के साथ उनका काम डेड प्लेयर्स की बॉडीज को जलाना भी होता है। कुल मिलाकर उनकी जॉब सबसे मुश्किल होती है। ट्रायंगल गार्ड्स गनमैन होते हैं। उनका काम प्लेयर्स को गेम के दौरान एलिमिनेट करना और रूल्स तोड़ने वाले को भी एग्जीक्यूट करने का काम ट्रायंगल गार्ड्स का ही होता है, और वो अपना गनमैन स्टेटस टापू के बाहर भी मेंटेन रख सकते हैं और गन्स कैरी कर सकते हैं मिशन के दौरान। कुल मिलाकर ट्रायंगल गार्ड्स ही गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ प्लेयर्स पर नज़र रखना, उनको बाथरूम तक लेके जाना और अगले गेम के लिए जगह पर पहुंचाने का काम भी ट्रायंगल गार्ड्स का ही होता है। बट स्क्विड गेम के बारे में एक बात ज़रूर है कि जो पहली गेम थी वो काफ़ी अनैतिक थी। उनको ये नहीं पता था कि एलिमिनेशन का मतलब उनको मार दिया जाएगा, जिसके कारण 200 के करीब प्लेयर्स पहले ही गेम में मारे गए, क्योंकि उनको नहीं पता था कि इस गेम में वो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। और इससे पहले कि वो कुछ जान सकते, पहले ही गेम में 50% लोग गेम से बाहर हो गए। और जब गेम से पहले इंट्रोडक्शन के टाइम गार्ड्स आते हैं तो काफ़ी सारे सर्कल गार्ड्स के साथ एक रेक्टेंगल मार्क्स वाला गार्ड होता है। बट जब पहली गेम के बाद प्लेयर्स को पता लगता है कि वो मारे भी जा सकते हैं, तो सर्कल गार्ड्स की जगह ट्रायंगल मास्क वाले गार्ड्स आ जाते हैं, जिनके पास गन्स होती हैं। ट्रायंगल मास्क वाले गार्ड्स जिनके पास गन होती है, अगर वो इंट्रोडक्शन के टाइम आते तो शायद प्लेयर्स पहली गेम से पहले ही गेम छोड़ देते और समझ जाते कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। स्क्वायर गार्ड्स सुपरवाइजर हैं। उनका ओहदा गार्ड्स में सबसे ऊपर है। स्क्वायर गार्ड्स ही ऐसे गार्ड्स हैं जो फ्रंटमैन की तरह प्लेयर को मॉनिटर कर सकते हैं, जिसका मतलब स्क्वायर गार्ड्स के ऊपर फ्रंटमैन को सबसे ज़्यादा भरोसा है। वो ही हैं जो फ्रंटमैन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सब गार्ड्स में बस उनके पास ही वॉकी टॉकी होता है, जिससे फ्रंटमैन के साथ बात कर सकते हैं। और अब बात करते हैं फ्रंटमैन के बारे में। और अगर आप फ्रंटमैन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। फ्रंटमैन ही गेम का संचालन करता है और होस्ट के ऑर्डर्स का पालन करते हुए गेम को स्मूथली रन करता है, और वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि वीआईपीस गेम का पूरा मज़ा ले सकें। जैसे कि इलनाम, जो कि गेम का होस्ट है, वो मर चुका है, तो हो सकता है कि फ्रंटमैन होस्ट बन जाए और हमें नया फ्रंटमैन देखने को मिले आने वाले सीज़न में। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मास्क के पीछे जो लोग हैं वो असल में कौन है, जिनके बारे में एक थ्योरी है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इस थ्योरी में जब सेल्समैन प्लेयर्स को ऑफर देता है दोनों कार्ड्स में रेड और ब्लू चुनने का, तो इसी के बेसिस पर निर्धारित किया जाता है कि आपका गेम में क्या रोल होगा। तो जो प्लेयर्स रेड कार्ड चुनते हैं उनको गार्ड्स और ब्लू कार्ड्स चुनने वाले प्लेयर्स को पार्टिसिपेंट्स बना दिया जाता है। तो सॉन्ग जिन हूँ ब्लू कलर को चुनता है, और जब हम प्लेयर्स की फुटेज देखते हैं गेम खेलते टाइम, तो बहुत सारे प्लेयर्स ने ब्लू कलर ही चुना था। रेड ग्रीन ब्लू कलर्स को लाइफ का कलर माना गया है, इसीलिए प्लेयर्स को ग्रीन ड्रेस दिए गए थे। और जब सॉन्ग जिन हूँ को गेम के बारे में सब पता लग जाता है, तो उसने अपने बालों का रंग लाल कर लिया। इस तरह से रेड और ब्लू कलर को सिग्निफाई किया गया है सीरीज में। एपिसोड 1 में जब प्लेयर्स के साथ सेल्समैन को गेम खेलते दिखाया जाता है, तो हम देखते हैं कि कुछ प्लेयर्स रेड कलर चूज करते हैं। इन प्लेयर्स की वीडियो को प्लेयर्स को दिखाने का मकसद सभी प्लेयर्स को गेम खेलने के लिए राज़ी करना और बाहर की बदतर दुनिया से छुटकारा दिलाना था।
और अगर वो गार्ड्स की वीडियो को दिखाने की कोशिश करते तो स्क्रीन वेस्ट करते, क्योंकि तब रूम में बस 9 ही गार्ड मौजूद थे। और अगर वो प्लेयर्स को कन्विंस करने के लिए सभी गार्ड्स की रेड कलर चूज करने वाली वीडियो स्क्रीन पे दिखाते तो वो टोटल वेस्ट ऑफ स्क्रीन होता। और फ्रंटमैन इस रेड कार्ड गार्ड और ब्लू कार्ड प्लेयर थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता। उसका मानना है कि प्लेयर्स और गार्ड्स दोनों इक्वल हैं, जो कि एक हद तक सही भी है। जैसे कि सीरीज के एंड में हमें दिखाया जाता है कि स्योंग गिंग ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने वापस जा रहा होता है, बट शायद फ्यूचर में हमें वो ऐसा करता ना दिखे और शायद वो फ्रंटमैन बन जाए, क्योंकि स्योंग गिंग और फ्रंटमैन पिछले स्क्विड गेम के विनर रह चुके हैं। और स्क्विड गेम के दौरान प्लेयर नंबर 1 इल नाम, जो कि बाद में हमको पता लगता है कि वो इस गेम का होस्ट है, स्योंग गिन को अपना स्वेटर देता है। स्वेटर पहने हुए हम स्योंग गिन को अगले कुछ एपिसोड में देखते हैं, जो कि इस चीज़ को सिंबलाइज करता है कि स्योंग गिन फ्यूचर में प्लेयर नंबर 1 की जगह ले ले और स्क्विड गेम का होस्ट बन जाए। होस्ट का मेन काम ये ध्यान रखना है कि उनके काम के बारे में बाहर की दुनिया में पता ना लगे। टापू और फैसिलिटी की लोकेशन को सीक्रेट रखा जाए। सीक्रेसी को इस हद तक एक्सटेंड किया गया होता है कि गार्ड्स और स्टाफ को अपनी आइडेंटिटी एक दूसरे के साथ रिवील करने को भी मना किया गया होता है। और अगर गार्ड्स अपना फेस किसी को दिखाते हैं तो उनको मार दिया जाता है। इसीलिए गार्ड्स एक दूसरे को भी नहीं जानते और प्लेयर्स भी एक दूसरे को दिए गए नंबर से ही जानते हैं। सवाल ये है कि घर वापस जाने के बाद प्लेयर्स और गार्ड इस बात को सीक्रेट रखेंगे, इस बात का ध्यान कौन रखेगा? प्लेयर्स को बेहोश करके आइलैंड पे लाया जाता है तो उनको नहीं पता कि फैसिलिटी कहाँ है, उनको ये भी नहीं पता कि वो एक टापू पे हैं सैवियो को छोड़कर, बट उसको भी सांगवू ने मार दिया था। और सिर्फ एक जरिया रह जाता है प्लेयर्स और गेम के बीच कनेक्शन का, वो बिजनेस कार्ड, जिसका नंबर बंद हो चुका है। प्लेयर्स जिनको चुना गया था गेम खेलने के लिए, उनका स्टेटस सोसाइटी में इतना लो है कि दूसरे लोग उनको क्रिमिनल की नज़र से देखते हैं। उनमें से कुछ लोग इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज, लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले और जिनको जुआ खेलने की लत लग चुकी है, वो होते हैं। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर पुलिस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो उनके लिए पुलिस का भरोसा जीतना काफ़ी मुश्किल था। और गेम का कॉन्सेप्ट ही कुछ इस तरह का था कि ऑफिसर स्योंग की बात पर यकीन नहीं करते, जिसके चलते प्लेयर्स का गेम में रिटर्न रेट 93% था। पहली गेम में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनमें से कुछ लोग मारे गए और जो बच गए उनको बाहर छोड़ दिया गया। उनको किसी ने सीरियस नहीं लिया और उनकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने हार मानकर गेम में वापस आना सही समझा। और अगर हम स्टाफ की बात करें तो उनके लिए ये रोज का काम था। वहाँ काम करते हुए उनको अपनी जान का कोई खतरा नहीं था अगर वो 3 रूल्स को फॉलो करते हैं। पहला, हर टाइम मास्क को पहन कर रखना। दूसरा, किसी से भी बात नहीं कर सकते परमिशन के बिना, स्टाफ से भी नहीं। और तीसरा, रूम से परमिशन के बिना बाहर नहीं आ सकते। और अगर होस्ट प्लेयर्स को इतने सारे पैसे दे सकता है और फैसिलिटी के लिए उसके पास पूरा का पूरा आइलैंड है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गार्ड्स को भी काफी अच्छे पैसे मिलते होंगे। और बट गार्ड्स का काम काफी मुश्किल है। तो ये गार्ड्स कौन है, आइए जानते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लेयर्स के बैकग्राउंड को अच्छे से चेक करती है और उन्हीं में से निर्धारित करती है कि कौन कौन उनमें से गार्ड होगा और कौन प्लेयर। प्लेयर नंबर 199 गार्ड को मास्क उतारने के लिए बोलता है तो मास्क के पीछे बच्चे को देखकर सब चौंक जाते हैं, इतना यंग गार्ड और गार्ड लेवल स्क्वेयर। और बाद में जब हम देखते हैं कि दूसरे गार्ड्स जो कि काफ़ी उम्र के थे, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गार्ड्स के उम्र के हिसाब से ही अहदा दिया जाता है और सभी मेल्स को ही गार्ड के लिए हायर किया जाता है। ज़्यादातर गार्ड्स वो लोग हैं जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, जिन जैसे लोगों से स्योंग ने कर्जा लिया था और वो दूसरे लोगों के ऑर्गन्स भी भेजते हैं, जिसके चलते गार्ड्स को अच्छी सैलरी मिलते हुए भी वो ऑर्गन बेचने का साइड बिजनेस करते हैं। इसी के चलते उन्हीं लोगों को गार्ड के लिए चुना जाता है जो लोगों को मारने में बिल्कुल भी संकोच ना करें, जिसके लिए बाहर की दुनिया में
जो पहले से ही क्रिमिनल हैं उनको ही चुना गया था, क्योंकि एक आम आदमी पैसे के लिए किसी को नहीं मारेगा, बस क्रिमिनल ही ऐसा कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि फ्रंटमैन को सर्कल गार्ड्स के ऊपर 0% ट्रस्ट है और उनको 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा में रखा जाता है। इसी की तरह मुझे लगता है ट्रायंगल गार्ड्स को भी रखा जाता होगा, बट स्क्वायर गार्ड्स के बारे में इस बात को कहना मुश्किल है, क्योंकि स्क्वायर गार्ड्स ही ऐसे गार्ड्स हैं जो सबको मॉनिटर करते हैं। बट ये हो सकता है कि स्क्वायर गार्ड्स एक दूसरे पे नज़र रखते हों। इसी के अलावा सभी गार्ड्स की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा गया था, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से भी अनकंफर्टेबल फील करते थे। बट फ्रंटमैन और होस्ट सभी गार्ड्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, और अगर गार्ड्स बाहर किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने की कोशिश करते तो उनको पता था कि वो मारे जाएंगे। ये माफिया के खिलाफ जाने जैसा था। तो ये था मेरा गार्ड्स के ऊपर रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहें, तो प्लीज़ हेल्प सपोर्ट बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू।